हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। क्या महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की दुश्मनी एक बार फिर दोस्ती में बदलने जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि एक दूसरे के धुर विरोधी बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत की एक 5 स्टार होटल में सीक्रेट मीटिंग हुई है। मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही, पण एक मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे। महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। महाराष्ट्र की सियासत के ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों को देश ने कायदे से देखा भी है और सुना भी है। एक दूसरे के धुर विरोधी बीजेपी और शिवसेना की आपसी तलखी किसी से छिपी नहीं है, चाहे वो पिछले साल सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल रहा हो या फिर हाल में कंगना रनौत का दफ्तर गिराने का मामला। बीजेपी और शिवसेना के बीच की तकरार बार बार उभर कर सामने आई, लेकिन अब इन्हीं दो दलों के नेताओं की मुलाकात की खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत की मुलाकात ने पूरे देश को चौंका दिया है। मुंबई के 5 स्टार होटल ग्रैंड हयात में फडणवीस और संजय राउत लंच पर मिले तो दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक गुपचुप बातचीत हुई। जैसे इस मुलाकात की चर्चा आम हुई तो सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया, कयासबाजी भी शुरू हुई और कई तरह के सवाल भी उठने लगे। सवाल ये उठा कि क्या बीजेपी और शिवसेना में अंदर खाने कुछ पक रहा है? क्या शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी से मोहभंग हो गया है? क्या बीजेपी शिवसेना एक बार फिर साथ आ सकते हैं? क्या एनसीपी कांग्रेस गठबंधन से अलग होगी शिवसेना? लेकिन इस मुलाकात के बाद संजय राउत ने जो कुछ कहा उसे सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हुई। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत, भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत, महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते आहेत। राजकारणामध्ये दोन वेगळ्या पक्षाच्या नेत्यांनी भेटणं आणि चर्चा करणं हा काय राज्यामध्ये अपराध नाही आहे ना। मुळात ती गुप्त भेट नव्हती, ते का पेटाऱ्यातून आले नव्हते। जाहीरपणे आम्ही भेटलो, काही विषयावर चर्चा केली, ती चर्चा तुम्हाला माहित असेल। सही कहा संजय राउत आपने। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करना कतई अपराध नहीं है। सियासत में कई बार राजनेता विरोधी दल के नेताओं से मिलते हैं, लेकिन ये मुलाकात किसी समारोह या पार्टी में नहीं हुई। ये मुलाकात एक होटल के कमरे में हुई और वो भी सिर्फ 2 लोगों के बीच। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है, लेकिन आपने मुलाकात के पीछे की जो वजह बताई, जो तर्क दिया, वो लोगों के गले नहीं उतरा। की जेव्हा शरद पवार साहेबांची मुलाखत मी सामनासाठी घेतली तेव्हा मी असं जाहीर केलं होतं की मी देवेंद्र फडणवीस यांची सुद्धा मुलाखत घेणार आहे। राहुल गांधी, अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस या मुलाखती मी घेणार असं मागे जाहीर केलं होतं। याच्या आधी मी पवार साहेबांची मुलाखत घेतली, माननीय उद्धवजींची घेतली। ही एक सिरीज सामना चालू आहे। संजय राउत कह रहे हैं कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से ये मुलाकात इसलिए की क्योंकि वो शिवसेना के मुखपत्र सामना में फडणवीस का इंटरव्यू छापने जा रहे हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि इस मुलाकात के सियासी मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। आज संजय राऊत आणि देवेंद्रजींची भेट झाल्याची मार्केटमध्ये चर्चा आहे आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये भिन्न विचाराचे, भिन्न पक्षाचे लोक असे अधूनमधून भेटत असतात। त्याचा अर्थ ते काहीतरी त्यातून बातमी निर्माण होणार असं नाही। आणि गेल्या 9 महिन्यामध्ये जी चर्चा चालते की हे सरकार जाणार त्याच्यामध्ये कधीही देवेंद्रजीने, मी, आमच्या कुठल्याच नेत्याने हे सरकार जाणार आहे, आमचं सरकार येणार आहे असं म्हटलं नाही। शिवसेना और बीजेपी दोनों दल कुछ कुछ बोल भी रहे हैं और बहुत कुछ नहीं भी बोल रहे, लेकिन इन सब के बीच संजय राउत का एक ट्वीट बेहद अहम है। 25 सितंबर को संजय राउत ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वो टूट जाता है। राउत के ये शब्द कुछ कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका जिक्र एक दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह कर रहे थे। महीने 2 महीने में या 3 महीने में अगर
महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई तो जरूर बहुत गंभीर बात होगी। फडणवीस और संजय राउत की इस मेल मुलाकात के सियासी मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि महाअघाड़ी की सरकार में खींचतान लगातार सामने आती रही है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन करके सरकार तो बना ली, लेकिन तमाम मौकों पर इन दलों का आपसी मनमुटाव खुलकर सामने आया। हाल ही में कुछ पोस्टर्स में एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की तस्वीरें नजर आईं, लेकिन उसमें कांग्रेस के नेताओं को जगह नहीं दी गई। ऐसे में लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की तस्वीरें नजर आईं, लेकिन उसमें कांग्रेस के नेताओं को जगह नहीं दी गई। ऐसे में लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या ये सरकार 5 साल चलेगी। अघाड़ी सरकार के अंदरूनी मतभेद के बीच संजय राउत और फडणवीस की ये मुलाकात इस बात के साफ संकेत दे रही है कि महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदलने वाला है और महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर कोई बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। देखिए, देश की राजनीति में बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती सबसे पुरानी मानी जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दोनों की 30 साल पुरानी दोस्ती टूटी और हाल के दिनों में तो दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ हमले बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रही तल्खी दोनों के अलग होने के बाद से ही चल रही थी, लेकिन ये और खुलकर सामने आई सुशांत केस को लेकर, जब बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने सुशांत की मौत को लेकर सीधे सीधे आदित्य ठाकरे पर निशाना साध दिया। हम लोगों ने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया है। हम लोगों ने इतना ही कहा है कि कैबिनेट में युवा मंत्री, अभी आदित्य जी को ऐसा क्यों लगता है कि कैबिनेट में वही युवा मंत्री हैं? सिर्फ आदित्य ठाकरे का नाम क्यों लिया? ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने करनी चाहिए कि सिर्फ एक ही आदमी का नाम सभी तरह से क्यों लिया जा रहा है। जैसे इंग्लिश में एक बोलना है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो शायद इधर कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, शायद नाम किधर तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक हो सकता है। नीतीश राणे ने इस केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर भी तमाम सवाल उठाए और सुशांत केस बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई में बदल गया। दोनों की लड़ाई और बढ़ी जब शिव सैनिकों ने एक नेवी के ऑफिसर की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने उद्धव ठाकरे पर बने एक कार्टून को रीट्वीट कर दिया था। इस मुद्दे पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे शिवसेना की गुंडागर्दी तक कह दिया। एक प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जैसी अवस्था महाराष्ट्र में तैयार हो रही है। मैंने कल अपने ट्वीट के माध्यम से उद्धव जी को आह्वान किया है कि गुंडाराज को रोकिए, नेवल ऑफिसर को इस प्रकार से मारना, और उसमें भी जब मीडिया का दबाव बना, हम लोगों ने दबाव बनाया तो 6 लोगों को अरेस्ट की, लेकिन टेबल बेल दे दी, 10 मिनट में उनको छोड़ दिया। लेकिन बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर आमने सामने तब आए जब सुशांत केस में कूदी कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया। फडणवीस ने फिर उद्धव सरकार पर हमला बोला और पूछा, कंगना का घर तो तोड़ दिया, दाऊद का क्यों नहीं तोड़ा? कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। तूर्त मी राजकारणाबद्दल काही बोलणार नाही, पण राजकारणाबद्दल आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या बदनामीचा जो काही डाव आखला जातोय त्याच्याबद्दल एकदा मात्र मी जरूर मुख्यमंत्री पदाचा मास्क हा थोडा वेळ बाजूला ठेवून आपल्याशी बोलणार आहे। त्यातले सुद्धा धोके आणि एकूण ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्यासमोर मी नक्की मांडणार आहे। मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही, पण एक मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन, सब वक्त के मुताबिक बदल जाता है। महाराष्ट्र में भी लगता है कि यही कहावत सही साबित होने वाली है।